बताता है? चंद्रबरदाई का एक और नाम क्या था? उसकी बुक का नाम क्या है? और उस पुस्तक के अनुसार कौन से ऋषि कौन से पर्वत पर क्या कर रहे थे? यज्ञ के अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश, कौन कौन से? सबसे लास्ट में कौन आए थे? इस बात का समर्थन कौन कौन करते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विग्राज चतुर्थ का और गौरी शंकर चंद्रवंशी कौन कौन बताता है? उनको ब्राह्मण कौन कौन बताता है? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो। ये कायम रासो किसने लिखी? उनका एक और नाम क्या था? उनको विदेशी कौन कौन बताता है? विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। उनको इंद्र का वंशज कौन बताता है? उनका उत्पत्ति स्थल कौन सा था? ये कौन सी झील के आसपास का क्षेत्र है? इसकी राजधानी कौन सी थी, जिसे हम अब क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। अच्छा, चौहानों ने कहां कहां पे राज किया था? सांभर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन था? उसने स्थापना कब की? ऐसा हमें कौन सी पुस्तक से पता चलता है? प्रबंध कोश, जो कि किसने लिखी थी? उस कौन सी झील बनवाई थी? ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन था? तो पहले ये किसके अधीन थे? बुआ किसके अधीन था? उसने इसको क्या उपाधि दी थी? लेकिन बाद में इसने उनकी अधीनता मानने से चंदन राज की रानी का नाम क्या था? आत्म प्रभा का एक और नाम क्या था? कौन सी झील में कितने दीपक जलाकर किसकी पूजा करती? 108 युद्ध किसने जीते थे? वाकपति राज का बेटा कौन था? वो कहां चला गया था? अच्छा, आत्म प्रभा कौन सी क्रिया में निपुण थी? अच्छा, गजनी के राजा को मारवाड़ में किसने रोक लिया था? गोविंद थर्ड ने किसके साथ मिलकर रोका था? भीम फर्स्ट कहां का राजा था? कौन से वंश का राजा था? कौन सा मुस्लिम इतिहासकार ये सब जानकारियां देता है? गोविंद थर्ड की उपाधि क्या थी? वेरी घट। ऐसा कौन सी किताब में लिखा? पृथ्वीराज विजय के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, कौन सा जो चौहान राजा था उसकी मृत्यु इब्राहिम के खिलाफ लड़ते हुए हो गई थी? किसने साहबुद्दीन को हराया था? विग्राज थर्ड। और किसने आपके बकुली शाह को हराया था? किसने अजमेर की स्थापना की थी? कब की थी उसने गजनी के राजाओं को हराया, इसलिए क्या लिखा हुआ है? गर्जन मतंगों को। किसको हराया था? गर्जन मतंगों को हराया था उसने। और उसने अपनी कौन सी रानी के नाम के सिक्के चलाए? सोमल देवी के नाम के कौन सी धातु के सिक्के थे? पार्श्वनाथ मंदिर में क्या भेंट करके आया था? उसने किसके शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी? अंतिम समय में खुद क्या बन गया था और किसको राजा बना दिया था? अनुराज ने तुर्कों को हराकर वहां पर क्या बनाई? पुष्कर में कौन सा मंदिर बनाया? मालवा के कौन से राजा को हराया? किसको? नरवर्मन। और गुजरात के कौन से राजा को? जयसिंह सिद्धराज। कौन सी बेटी से शादी की? कौन से राजा से हार गया? कौन सी बेटी की शादी करनी पड़ी? कौन से दो जैन विद्वान उसके दरबार में थे? ये तो देवबोध और धर्मघोष। उसने किसको भूमि अनुदान दिया था? नहीं बताया था? लिख लो, एक लाइन लिखो। सुन लो, पहले लो। जैनों में एक संप्रदाय होता है, उसका नाम है खरतरगच्छ। क्या नाम है? श्वेतांबरों में एक लाइन और चली, उस लाइन का नाम क्या हो गया? खरतरगच्छ। जो अपनी बात पे खरे रहे, जो अपनी बात पे टिके रहे, वो खरतरगच्छ। तो एक संप्रदाय कौन सा हो गया? इस खरतरगच्छ संप्रदाय को जमीन दान में देने वाला कोई राजा था, तो कौन था? अरुणोराज। अरुणोराज में एक लाइन लिख लो। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He gave land grant to खरतरगच्छ सेक्ट। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He gave land grant to खरतरगच्छ सेक्ट। He gave land grant to खरतरगच्छ सेक्ट। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He gave land grant to खरतरगच्छ सेक्ट। खरतरगच्छ संप्रदाय क्या दिया था? भूमि अनुदान। फिर इसको कौन मार देता है? कौन मार देता है? जगदेव मार देता है। जगदेव राजा बनता है तो उसको कौन हटा देता है? कौन हटा देता है? विग्राज चतुर्थ उसको हटा देता है। विग्राज चतुर्थ ने जब उसको हटा दिया, कौन कहता है कि उसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का? कौन कहता है? गजनी के कौन से राजा को हराता है? खुसरो शाह। कौन सी किताब के अनुसार?
ललित विग्रहराज। गुजरात के कौन से राजा को हराता? दिल्ली के कौन से वंश को? और तोमरों को क्या बना लेता है? कौन सा स्तंभ लगवाता है? अशोक के कौन से अभिलेख के नीचे? दिल्ली टोपरा। कौन से के नीचे? कौन सा शहर बसाता है? वहां पे क्या क्या बनवाता है? तालाब और शिव मंदिर। और कौन सा नाटक लिखता है? वो कौन से नाटक पर आधारित है? किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम किसने लिखा था? इतनी बातें पढ़ी, आगे पढ़े इसके आगे। अच्छा एक लिखना और देखो, मैंने कहीं एक लिखा होगा कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने लिखा ना। वो गजनी का राजा गजनवी है, तो वो गजनी गजनी बोलते मेरे दिमाग में उस टाइम निकल ही गया। लिख लो गजनवी, गजनी का राजा लिखा ना, उसके कॉस्टम लिख लो महमूद गजनवी, क्योंकि बड़ा राजा था तो इसका नाम याद रहे। ठीक है, गोविंद थर्ड में वो लाइन लिखी हुई ना, मेरे उस टाइम दिमाग में, अगर मैं बोलूं फिर वापस अपने को और बात लग गई। लिखा होगा गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था, उसके कॉस्टम लिख लो कौन राजा था, लिख लो महमूद गजनवी। महमूद नाम था, गजनी का था, इसलिए साथ में क्या जुड़ गया? गजनवी, महमूद गजनवी। ताकि अब कोई वैसे पूछ ले, उल्टा पूछ ले कि महमूद गजनवी को मारवाड़ पार किसने नहीं करने दिया था? गोविंद थर्ड ने। गुजरात के कौन से राजा के साथ मिलकर? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट कौन से वंश का है? और गोविंद थर्ड कौन से वंश का है? हाँ, जीण माता मंदिर। जीण माता पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जीण माता तो आने दे है, पर नहीं पढ़ना ना, अभी जीण माता पढ़नी है। फिर जीण माता में क्या पढ़ेंगे, है ना? जीण माता भी तो पढ़नी पड़ेगी ना अपने को, तो हाँ जीण माता पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी एक बात देवियां नहीं लेनी, अभी तो राजा की मार काट ही चलने दे, कौन किसको रोक रहा है। क्या लिखा है? हाँ, विग्राज के बारे में और पढ़ते हैं। देखो, अर्णोराज के दरबार में दो जैन विद्वान थे, एक का हमने नाम पढ़ा था धर्मबोध। हाँ, मास्क उतार के, मास्क उतार के बोल, आवाज आ जाएगी। तालाब, तालाब बनाए, डैम तो बहुत बाद में बनाया उसने। तालाब बनाया, तालाब पे डैम बना लिया बाद। मैं क्या कर रहा था, दो विद्वान उधर देवबोध और एक कौन था? धर्मघोष। तो अरुणोराज के दरबार में थे, तो विग्राज के भी कंटिन्यू हो गए। बाप के दरबार में थे, बाद में इसके दरबार में भी आ गए। धर्मघोष ने विग्रहराज को कहा, देखो भाई, वैसे तुम राजा महाराजा हो, तुम्हारा खान पान अलग प्रकार का होता है, मांस मदिरा का पालन करने वाले लोग हो, मांस खाते हो तुम लोग, पर यार कभी कभी तो रेस्ट लेना चाहिए। विग्रहराज ने कहा यार ये बात तो सही है। तो उसने धर्मघोष के कहने पर एकादशी को जीव हत्या रोक बैन कर दी थी, कि 11 के दिन कोई भी मांस, 11 तो समझते हो, आज भी अपने घरों में 11 के व्रत रखे जाते हैं, 11 वाले दिन थोड़ा खान पान का ध्यान रखा जाता है। कोई पूछेगा कौन से चौहान राजा ने एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी, किसके कहने पे? तो पूरा नाम था उसका धर्मघोष सूरी। क्या नाम था? सूरी। मेरा बताया जिनके नाम के पीछे सूर लगे वो सारे कौन है? जैन। देख लो, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ धर्मघोष सूरी, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ धर्मघोष सूरी, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ धर्मघोष सूरी, इसने एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल किलिंग ऑन एकादशी। इसने एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल किलिंग ऑन एकादशी। एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल किलिंग ऑन एकादशी। किस पर रोक लगा दी थी? जीव हत्या पर रोक। अब इससे भी ज्यादा याद करने वाली बात देखो, अजमेर में जो इनकी राजधानी थी, वहां पर एक संस्कृत का स्कूल बनवा था, इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? क्या है सरस्वती कंठाभरण? संस्कृत स्कूल। कहां बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई? किस नाम से बनाई गई? सरस्वती। एक संस्कृत की स्कूल बनाई थी इसने। इस स्कूल की जो दीवारें थी, उन दीवारों पर अपना नाटक लिखवाया। कौन सा? एक वो किताब और लिखवाई आपकी, ललित विग्रहराज। कौन सी? पढ़ा था हमने? मैं अभी बता दूंगा किसने लिखी, क्या लिखी, एक बार इतना याद रखना है कि संस्कृत पाठशाला जो थी उसकी दीवारों पर दो नाटकों की या दो पुस्तकों की पंक्तियां लिखी हुई थी। वो दो पुस्तकें कौन कौन सी थी? कौन कौन सी? एक तो हरि के लिए नहीं, आप कहीं नोट्स में किसी बुक में हरि को लिए नाम पढ़ लेंगे, प्लीज हरि के लिए नहीं बोलना है इसको। हरि का मतलब भगवान विष्णु है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब आप हरि के लिए बोलते हो इसका मतलब भगवान विष्णु का गेम, जब आप हर के लिए बोलते हो तो
शिव जी का खेल, जबकि हम जानते हैं किरात अर्जुनियम पर आधारित है। किरात शिव जी बन के आए थे, तो ये शिव जी की कहानी है। तो हरि के लिए नहीं बोलना, क्या बोलना है? तो शिव जी को तो बोलते हैं हर 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 महादेव बोलते हैं, और भगवान विष्णु को क्या बोलते हैं? हरि। क्या बोलते हैं? इसलिए जब आप कहते हो हर प्रिया, क्या बोलते हो? मतलब माँ पार्वती। जब आप कहते हो हरि प्रिया, मतलब लक्ष्मी, है ना? तो शब्द अलग अलग अर्थ देंगे, तो हर अलग होता है, हरि अलग होता है। तो कौन कौन से नाटक लिखवाए थे इसके अंदर बताओ? एक तो हर के लिए, और दूसरा कौन सा? लिखो। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण एट अजमेर। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण एट अजमेर। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण एट अजमेर। इस पाठशाला की दीवारों पर ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल, इस पाठशाला की दीवारों पर ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। लाइन्स ऑफ हरकेली एंड ललित विग्रहराज वर एनग्रेव्ड। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। लाइन्स ऑफ हरकेली एंड ललित विग्रहराज वर एनग्रेव्ड। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। कल मैं आपको बता रहा था कि अजमेर का अंतिम चौहान राजा हुआ था हरिराज। कौन हुआ था? और फिर मैंने कहा था हरिराज मर गया था और तुर्कों ने अजमेर पर क्या कर लिया? कब्जा। जिस तुर्क ने कब्जा किया था ना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? अजमेर पे कब्जा करने वाला तुर्क कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा कि यार अपने को एक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, तो क्या किया जाए? तो उसने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा और इसको तोड़ के एक मस्जिद में बदल दिया। किसमें बदल दिया? उसने कहा भाई यहाँ पर हम नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, इसको हम मस्जिद बना लेते हैं। तो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बना दी गई? मस्जिद। तो कोई पूछेगी संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनाई गई थी? विग्रहराज चतुर्थ। उसको तोड़ किसके द्वारा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और तोड़कर क्या बना दी गई? वो जो मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद के पास में एक संत रहते, उन संत का नाम था पीर पंजाब सा। संत का नाम क्या था? ऐसे संत जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, उनको हम बोल देते हैं पीर। क्या बोलते थे? हिंदुओं में जो देवता है, मुसलमानों में क्या कर दिया हमने? पीर। तो मुसलमान ने एक संत हुए, उन संत का नाम क्या था? पंजाब सा। संत बन गए, इसलिए हम क्या बोलने लगे? पीर। तो नाम क्या हो गया उनका? पीर पंजाब सा। ये पीर पंजाब सा यहाँ अजमेर में इस मस्जिद के एकदम पास में रहा करते थे। इन पीर पंजाब सा का इस मस्जिद के पास में 2.5 दिन का मेला लगता था। कितने दिन का मेला लगता? मुसलमानों में मेले को बोलते हैं उर्स। क्या बोलते हैं? हिंदुओं के अंदर जो मेला है, मुस्लिमों में वही क्या हो जाता है? उर्स। तो अजमेर में एक संत हुए, उन संत का नाम क्या था? पीर पंजाब सा। उनका मेला कितने दिन तक लगता है? 2.5 दिन तक। किसके पास में? मस्जिद। जो मस्जिद पहले क्या हुआ करती थी? संस्कृत पाठशाला। तो फिर ये कौन सी मस्जिद है तो जिसके पास 2.5 दिन का मेला लगता है? 2.5 दिन का मेला वाली मस्जिद, इसलिए नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या नाम पड़ गया? तो जिसको आप 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हो, वास्तव में वो एक मस्जिद है। मस्जिद से पहले वो क्या हुआ करती है? एक संस्कृत पाठशाला। 2.5 दिन का झोंपड़ा उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास 2.5 दिन का क्या लगता था? मेला। मेले क्या बोलते हैं? उर्स। उर्स किसका? पीर पंजाब सा। किसका उर्स? पहले बड़ी सारी बात देखो। देखो कालांतर में, लाइन चेंज करके लिखना, कालांतर में लेटर ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक डिमोलिश्ड दिस स्कूल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक डिमोलिश्ड दिस स्कूल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक डिमोलिश्ड दिस स्कूल। तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया था, एंड चेंज्ड इट इन ए मॉस्क। तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया था, एंड चेंज्ड इट इन ए मॉस्क। तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया था, एंड चेंज्ड इट इन ए मॉस्क। जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, विच इज नोन एज 2.5 दिन का झोंपड़ा। जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, विच इज नोन एज 2.5 दिन का झोंपड़ा।
अब जब उसने इसको तोड़ा था ना, तो तोड़ने के बाद उसने अभिलेख भी लगवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा अभिलेख लगवाया, अभिलेख लगवा के लिखा कि हाँ भाई हमने तोड़ा, और नाम बताए कि किस किसने मिलके तोड़ा। तो वो फारसी भाषा का अभिलेख है। कौन सी भाषा का? क्योंकि मुसलमानों के आने के बाद भारत की भाषा कौन सी हो गई थी? फारसी। तो फारसी भाषा का अपना सबसे पुराना कोई अभिलेख है तो अजमेर वाला ही, क्योंकि तुर्कों का कब्जा उसी टाइम हुआ था, सबसे पहले कब्जा करने वाला वही था, तो फारसी भाषा का अभिलेख उनका ही मिलेगा, लिख लो। उसने यहां पर फारसी अभिलेख भी लगवाया था। He also installed a Persian inscription here. उसने किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने यहां पर एक फारसी अभिलेख भी लगवाया था। He also installed in Persian inscription here. एक फारसी अभिलेख भी लगवाया था। He also installed in Persian inscription here. क्वेश्चन लिखो 1200 ईस्वी, 1200 AD, 1200 ईस्वी, 1200 AD। कब का अभिलेख है वो? 1200 ईस्वी का अभिलेख। अब लाइन चेंज करके लिखो, इस मस्जिद के पास नियर दिस मॉस्क पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 days उर्स ऑफ पीर पंजाब शाह इज कंडक्टेड या इज सेलिब्रेटेड। पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 days उर्स ऑफ पीर पंजाब शाह इज सेलिब्रेटेड। पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स ऑफ 2.5 days उर्स ऑफ पीर पंजाब शाह इज सेलिब्रेटेड। इस लास्ट वाली लाइन को बॉक्स में बंद करो। तो मुझे कुतुबुद्दीन ऐबक बेचारा बड़ा भला आदमी लगता है कि उसने तोड़ के बाकायदा लिखा कि हमने तोड़ी है भाई साहब, है ना, बता के जा रहे हैं फलान जी फलान जी फलान जी ने इतने दिन के अंदर तोड़ दी, पूरा टाइम बताया, कौन कौन लगा था, कितने बजे तोड़ने शुरू की थी, कब तक हमने तोड़ दी थी। अब कोई आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? मस्जिद। क्या है? इससे पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण। किसने बनाई थी? दीवारों पर किस किस की लाइन लिखवाई? हरकेली और किस किस की? हरकेली और, ये देखो ये फैशन अपने अब तक है। आज भी कोई सरकारी स्कूल जाके देखिए, उसकी दीवारों पे दोहे लिखे हुए हैं, बड़ा भया तो क्या भयार जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे, लिखे हुए होते हैं, है ना। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान किए धन ना घटेर कह गए दास, रहमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े, ऐसे दोहे लिखे होते हैं। तो ये पहले भी अपने ये पंक्तियां लिखवाते थे, पहले संस्कृत के नाटक वगैरह जो होते उनकी पंक्तियां लिखवाते। अब अपने को संस्कृत तो आती नहीं, तो जो आती है उसकी लिखवा ली जाए। लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। लिखो सोमदेव। और सोमदेव की बुक का नाम है ललित विग्रहराज। इस बार प्री में क्वेश्चन था, स्टार लगा लो। सोमदेव, सोमदेव की बुक का नाम क्या है? ललित विग्रहराज। अपने ऊपर पढ़ा था कि ललित विग्रहराज के अनुसार इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था, पढ़ रहे थे अभी, वो यही है। तो उस ललित विग्रहराज का राइटर कौन है? तो इस ललित विग्रहराज में विग्रहराज चतुर्थ और उसकी एक रानी की प्रेम कहानी है। रानी का नाम है देसल देवी। क्या नाम है? तो किस किस की प्रेम कहानी बताओ देंगे, लिख लो। इस पुस्तक में इन दिस बुक, इस पुस्तक में इन दिस बुक, इस पुस्तक में इन दिस बुक विग्रहराज चतुर्थ तथा देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। लव स्टोरी ऑफ विग्रहराज फोर्थ एंड देसल देवी इज मेंशन्ड, इज डिस्क्राइब्ड। विग्रहराज चतुर्थ तथा देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। लव स्टोरी ऑफ विग्रहराज फोर्थ एंड देसल देवी इज डिस्क्राइब्ड। विग्रहराज चतुर्थ तथा उसकी रानी या विग्रहराज चतुर्थ तथा देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। अब लिख लो उपाधियां। कौन सा नगर बसाया था? बिसलपुर, इसलिए उपाधि एक बिसल देव। क्या उपाधि है? बिसल।
इसके दरबार में कवि रहते थे, इसलिए कि उपाधि है कवि बंधु, फ्रेंड ऑफ पोइट्स, वो कवियों का बंधु था। दोनों लिख लेना आपने, इंग्लिश वाले ना कवि बंधु भी लिखना और ये फ्रेंड ऑफ पोइट्स भी लिख लेना, कई बार कोई ट्रांसलेशन कर देता है उसका। फिर क्या क्या उपाधि बताओ देखे तो, बिसल, एक तो बिसल देव और दूसरी कौन सी, कवि बंधु। ये कवि बंधु जो इसकी उपाधि है ना, ये उसी बुक में लिखी हुई है, पृथ्वीराज विजय में। किसमें लिखी हुई है? जिस पृथ्वीराज विजय में गोविंद थर्ड की क्या उपाधि है, वेरी घट, विग्रह चतुर्थ की उपाधि क्या है, कवि बंधु, उसमें लिखा हुआ है। जिस दिन विग्रह चतुर्थ की मृत्यु हुई, कवि अनाथ हो गए थे, कवियों का भाई अब कोई भी बचा नहीं था, कवियों का अब दोस्त बचा नहीं था, तो कवियों का बंधु है, इसका मतलब कवियों को अपने दरबार में रखने वाला है। तो कोष्टक में लिखो विग्रहराज, सॉरी, पृथ्वीराज विजय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। कोई पूछे कवि बंधु उपाधि किसके अनुसार है, कौन सी पुस्तक में दी गई, तो कौन सी पुस्तक में, पृथ्वीराज विजय। रुक जा, तो इतना लोड क्यों लिया। एक राइटर हुए, एक विद्वान व्यक्ति हुए जिनका नाम है किलहॉर्न। क्या नाम था? एक यूरोपियन विद्वान है, उन यूरोपियन विद्वान का नाम क्या है, किलहॉर्न। किलहॉर्न ऐसा कहते हैं कि यदि विग्रह चतुर्थ की राजा वाली बातें छोड़ दी जाए, उसकी केवल राइटिंग स्किल देखी जाए, तो कितना अच्छा राइटर था, तो उसकी तुलना आप दो लोगों से कर सकते हैं, एक तो कालिदास से। किसे कर सकते हैं? कालिदास यार कितने बड़े संस्कृत के राइटर हुए, कभी नाम सुना अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। या वो कहता है इसकी तुलना एक और बहुत अच्छे राइटर हुए, आप एंशिएंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बहुभूति। कौन वे? तो किलहॉर्न के अनुसार विग्रह चतुर्थ की तुलना किस किस से की जा सकती है, कालिदास और, या कोई पूछेगा कालिदास और बहुभूति की तुलना कौन से चौहान राजा से की जाती है? विग्राज के साथ कालिदास और बहुभूति की तुलना कौन करता है? स्टार लगा के लिखो, किलहॉर्न के अनुसार, या किलहॉर्न ने, ये लिखो किलहॉर्न ने, किलहॉर्न ने विग्राज चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। किलहॉर्न कंपेयर्ड विग्राज फोर्थ, कंपेयर्ड विग्राज फोर्थ तो कालिदास एंड बहुभूति। विग्राज, किलहॉर्न ने विग्राज चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। तुलना किससे की थी? कंपेयर्ड विग्राज फोर्थ टू कालिदास एंड बहुभूति। तो कालिदास और बहुभूति के साथ विग्राज की तुलना कौन करता है? किलहॉर्न। कौन करता है? विग्राज चतुर्थ के मरने के काफी वर्षों बाद, इसके दरबार में नहीं, इसके मरने के भी काफी वर्षों बाद। अपने राजस्थान में एक राइटर हुए, जिन राइटर का नाम था नरपति नालह। क्या नाम था राइटर का? क्या नाम बताओ देखे? नरपति नालह नाम करके राइटर, इसके दरबार में नहीं थे, बहुत साल बाद में एक राइटर हुए नरपति नालह, जिन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है बिसल देव रासो। क्या नाम है? इसकी उपाधि बिसल देव थी, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? मैंने कहा था रासो मतलब साहित्य, पृथ्वीराज पे लिखो तो पृथ्वीराज रासो, हमीर पे लिखो तो अमीर रासो, प्रताप पे लिखो तो प्रताप रासो, और बिसल देव पे लिखो तो बिसल देव रासो। इस बिसल देव राज में विग्रहराज और इसकी एक और कोई रानी की प्रेम कहानी, उसका नाम था राजमती। क्या नाम था? तो किस किस की प्रेम कहानी है? विग्रह चतुर्थ और राजमती। ये जो बुक है आपकी बिसल देव रासो, ये वास्तव में गोडवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? गोडवाड़ी भाषा के अंदर लिखी हुई है। गोडवाड़ी वास्तव में अपने पाली से लेकर जालोर के बीच में बोली जाती है। कहां से कहां के बीच? पाली से जालोर वाला जो इलाका है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं गोडवाड़। क्या बोलते हैं? तो गोडवाड़ की जो भाषा थी वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? गोडवाड़ी। तो नरपति नालह की बुक का नाम, किस किस की प्रेम कहानी है? विग्रह चतुर्थ और राजमती की। कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी। कहां बोली जाती? पाली और जालोर। लिख लो, नीचे अलग से लिखना, फिर अपने बॉक्स को बंद कर लेंगे। नरपति नालह ने गोडवाड़ी भाषा में बिसलदेव रासो लिखी थी। नरपति नालह wrote बिसलदेव रासो इन गोडवाड़ी लैंग्वेज। नरपति नालह ने गोडवाड़ी भाषा में बिसलदेव रासो लिखी थी। नरपति नालह wrote बिसलदेव रासो इन गोडवाड़ी लैंग्वेज। इसमें विग्राज चतुर्थ तथा राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। लव स्टोरी ऑफ विग्राज फोर्थ एंड राजमती इज मेंशन्ड इन इट।
इसमें विगराज चतुर तथा राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है. लव स्टोरी ऑफ विगराज फोर्थ एंड राजमती इज मेंशन्ड इन इट. गोडवाड़ी पाली तथा जालोर में बोली जाती है. नीचे अलग से एक लाइन लिख लो ताकि इसके बारे में भी जानकारी मिल जाए. गोडवाड़ी पाली तथा जालोर में बोली जाती है. गोडवाड़ी इज स्पोकन इन पाली एंड जालोर. गोडवाड़ी पाली तथा जालोर में बोली जाती है. गोडवाड़ी इज स्पोकन इन पाली एंड जालोर. जब हम लिखते हैं तब कहते हैं भाषा, जब बोलते हैं तो बोली. आप बुक लिख रहे हो, भाषा है, बोलेंगे तो बोली. इंग्लिश भाषा है या बोली? ठीक है. तो नरपति नाले की बुक का नाम क्या है? बिसल देव. दरबार में नहीं था ये, बिसल देव के दरबार में नहीं था. बहुत वर्षों बाद में इसने ये बुक लिखी थी, पर बिसल देव को केंद्रित करके बुक लिखी गई, इसलिए हमने यहां पर पढ़ ली. बॉक्स में बंद कर दो अलग से इसको. कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है? गोडवाड़ी, जो कि कहां बोली जाती है? पाली और जालोर. आप किसी शेखावटी वाले से बात करेंगे तो ऐसे बोलेगा कि खास्यूं, पिस्यूं, करस्यूं, जास्यूं, है ना, नागौर का ये बोलेगा. आप किसी, हाँ, ऐसे नागौर, नागौर वाला, ये इधर सिकर के टच वाला भाग आगे नागौर वाले ऐसे बोलेंगे खास्यूं, पिस्यूं, करस्यूं, जास्यूं, है तो क्या बोलते हैं अभी बताओ. पर आप किसी गोडवाड़ वाले से मिलेंगे तो वो बोलेगा खादो पो, किदो पो, पीदो पो. कोई पो लगा लगा के बोल रहा है पीछे, इसका मतलब वो कौन से क्षेत्र का है? गोडवाड़. कौन से क्षेत्र का है? पानी पी दो पोन, रोटी खादी पीन, दाल पीदी पीन, चा पीदी पीन, पो पा पी पी, ऐसा कुछ भी हो रहा है. इसका मतलब बंदा कौन से इलाके का है? गोडवाड़ का, है ना. तो उस गोडवाड़ी भाषा में कौन सी बुक है? बिसल देव रासो. किसने लिखी थी? उसमें किसकी प्रेम कहानी है? विग्रहराज और राज. याद रह जाएगी बात. चलो अब अगला राजा पढ़ते हैं. अगला राजा लिखो अपर गांगे. अपर गांगे. कल मैंने बता दिया था ना कौन किसका बेटा है, कल मैंने लिखवाया था एक पूरा. अपर गांगे. तो अपर गांगे के बाद में कौन बनता है? पृथ्वीराज सेकंड. तो इसको हटा के बनता है, लिख लो. पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था. पृथ्वीराज सेकंड डिपोज्ड हिम. पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था. पृथ्वीराज सेकंड डिपोज्ड हिम. अगला राजा लिख लो पृथ्वीराज सेकंड. क्या है? हा? क्या हो गया? हा? पोपा पीपा, इससे बाहर नहीं आए तुम अभी. अभी तक पोपा में ही चल रहे हो. पृथ्वीराज सेकंड का 1167 ईस्वी का हमें एक अभिलेख मिलता है. उस अभिलेख का नाम है हांसी अभिलेख. कौन सा अभिलेख है? मुझे लगता है आपके थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में आया होगा. हांसी अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया? जिस हांसी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, कौन से राजा से संबंधित है? कब का है? उस अभिलेख में लिखा हुआ कि इसने हांसी में एक महल बनवाया था. हांसी में क्या बनवाया? इसका मतलब हांसी वाला इलाका इन्होंने जीत लिया. हम कल ही पढ़ रहे थे विग्रहराज दिल्ली तक जीत गया. दिल्ली तक जीत गया तो हांसी तो हरियाणा में ऑब्वियसली इन्होंने जीत लिया होगा. अब हांसी जीता तो इसका प्रबंध भी करना पड़ेगा. तो इसने अपने मामा जी की पोस्टिंग कर दी यहाँ पर. और इसके मामा जी का नाम था गोहिल किलहण. मामा जी का नाम क्या था? गोहिल किलहण. गोहिल वंश का रहा होगा, किलहण उसका क्या रहा होगा नाम. मैंने बताया था राजस्थानी में सरनेम पहले लिखते, नाम बाद में लिखते. बिट्ठू सुजा, मूणोत नैणसी. मूणोत सरनेम है, नैणसी उसका नाम है. बिट्ठू सरनेम है, सुजा उसका नाम है. गोहिल सरनेम है, किलहण उसका किसका मामा है? पृथ्वीराज सेकंड. किसका मामा है? पृथ्वीराज सेकंड. इसकी पोस्टिंग कहां पर की गई? हांसी. हांसी में क्या बनाया गया? महल. ऐसा हमें कौन बताता है? हांसी अभिलेख कब का है? 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार.
according to Hansi inscription of 1167 AD. 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 AD. 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 AD. इसने हांसी में एक महल का निर्माण करवाया था. He built a palace at हांसी. किसने इसने हांसी में एक महल का निर्माण करवाया था. He built a palace at हांसी. तथा यहां अपने मामा गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी. एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किल्हण हियर. तथा यहां अपने मामा गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी. एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किल्हण हियर. तथा यहां अपने मामा गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी. एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किल्हण हियर. एक 1168 का एक अभिलेख और मिलता है अपने को. भीलवाड़ा के अंदर एक गांव, उस गांव का नाम है धोड़. कौन सा गांव है? कहां पर पड़ता है? तो वहां से एक धोड़ अभिलेख मिला है. एक मंदिर से मिला है. शिव जी का मंदिर है, पर उस मंदिर को हम बोलते हैं रूठी रानी का मंदिर. क्या बोलते हैं? संभवतः किसी रानी ने बनाया, अगर बाद में नाराज हो गई तो लोगों ने उसका नाम ही दे दिया. भाई कौन सी रानी का मंदिर है जो नाराज हो गई थी, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका. तो धोड़ में कौन सा मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है, रूठी रानी टेम्पल है. वहां से एक अभिलेख मिला है. उसमें रानी का नाम है बाकायदा. रानी का नाम है सुहाव देवी. रानी का नाम क्या है? इसका मतलब सुहाव देवी नाम करके रानी है. उसने यहाँ पर मंदिर बनवाया. मंदिर बनवाया तो उसने कुछ बातें भी लिखवाई है. और वो ये बात लिखवाती है कि मेरे पति को उसका राज्य उसके पिता ने नहीं दिया था, बल्कि उसने अपने बाहुबल से प्राप्त किया था. कैसे प्राप्त किया था? बात भी सच्ची है. पृथ्वीराज सेकंड को अपने पिता से राज्य प्राप्त नहीं हुआ. पिता तो उसका जगदेव था. जगदेव को जो विग्रह चतुर्थ हटा गया था, विग्रह चतुर्थ के बाद बन गया तो उसका बेटा अपर गांगे. पर वो अपर गांगे को हरा के पृथ्वीराज सेकंड जीतता है. तो बाहुबली हो गया, अपनी ताकत से प्राप्त किया. तो कहते भाई मेरे बड़ा कमजोर आदमी नहीं है, और उसने अपनी ताकत से अपना राज्य प्राप्त किया. कोई बपोती नहीं मिली, बाप छोड़ के चला गया, ताकत से उसने किया. उस रानी का नाम क्या है? किसकी रानी रही होगी? पृथ्वीराज. कई साल तक सुहाती होगी, बाद में सुहानी बंद हो गई होगी, तो नाराज हो गई होगी. नाराज होगी तो नाम क्या पड़ गया होगा? रूठी रानी. इसलिए मंदिर का नाम भी क्या हो गया? लिखो. 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू धोड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल ऑफ 1168 एडी. धोड़ भीलवाड़ा में जगह है. 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू धोड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल ऑफ 1168 एडी. रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था. ही गोट इज स्टेट बाय पावर. इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था. ही गोट इज स्टेट बाय पावर. इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था. ही गोट इज स्टेट बाय पावर. लिख लो, इसी में कंटिन्यू करो. यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है. दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्वीन नेम्ड सुहाव देवी. यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है. दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्वीन नेम्ड सुहाव देवी. यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है. दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्वीन नेम्ड सुहाव देवी. कौन सी रानी की जानकारी देता है? भीलवाड़ा में एक जगह और पड़ती है अपने मेनाल. कौन सी जगह? मेनाल के अंदर पृथ्वीराज ने एक शिवजी का मंदिर बनवाया था. उसका नाम है सुहेश्वर. क्या नाम है? मेरा बताया हुआ है जिनमें पीछे स्वर लगे वो सारे मंदिर किसके? सुहाव देवी के नाम पर बना, इसलिए नाम क्या? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का क्वेश्चन था. मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना कौन से चौहान राजा ने की थी? पृथ्वीराज. लाइन चेंज करके लिखो. इसने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना की थी. ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मेनाल. इसने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना की थी. ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मेनाल. मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना की थी.
he built Suheswar temple at Minal. स्टार लगा लेना ना, सवाल पूछा हुआ सवाल है, दोबारा कोई पूछ लेगा। सुहेश्वर क्यों, तो रानी का नाम क्या रहा होगा? सुहाव देवी। सुहाव देवी का नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? धोड़ अभिलेख। धोड़ अभिलेख हमें कौन से मंदिर से प्राप्त होता है? रूठी रानी मंदिर। उस अभिलेख के अनुसार इसने अपना राज्य कैसे प्राप्त किया था? इसका एक और अभिलेख हमें कहां से मिलता है? हांसी। हांसी अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी। उसके अनुसार इसने हांसी में क्या बनवाया था? महल। और वहां किसकी नियुक्ति की थी? अपने मामा जी की। मामा जी का नाम क्या था? गोहिल किल। क्या नाम था? याद रह जाएगी बात। चलो अगला राजा पढ़ो, लिखो सोमेश्वर। आगे ना विजय सियाग सर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि मेनाल में 3 नदियां मिलती है, त्रिवेणी संगम। क्या है मेनाल? क्या है? त्रिवेणी। 3 नदियां आके मिलती है, 3 नाले आके मिलते हैं। महानाल कौन सी जगह? जहां 3 नाले मिल रहे हो, तो 3 नाले बड़े नाले हो गए। बड़ा नाले को क्या बोल सकते हो? महानाल। महानाल, 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 मेनाल। मेनाल नहीं है, वास्तव में नाम क्या है? हम आगे जब मंदिर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहां पर मंदिर है, मंदिर का नाम है महानालेश्वर। क्या नाम है? महानाल में शिव जी का मंदिर बनवाया, इसलिए क्या नाम रख दिया? महानाल। फिर महानाल 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 करते करते हम ही क्या कर गए उसको? भाषाएं टूटती रहती है, टूटती भाषाओं के नाम अलग होते रहते हैं, तो होते होते आजकल हम क्या बोलते हैं? मेनाल। पर किसी टाइम उसका नाम क्या रहा होगा? महानाल। महानाल क्यों रहा होगा? कितने नाले आके मिलते हैं? हो सकता है कल को समय के चक्र में ये नदियां रास्ते बदल ले और मेनाल में ना मिले। हो सकता है कल को समय का फेर ऐसा है, बरसात कम हो और ये नदियां बहनी ही बंद हो जाए, या कम से कम मेनाल में आके 3 ना मिले, या 3 में से 2 ही मिले। हम कहते हैं किसी टाइम इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब सरस्वती नहीं मिल रही, अब केवल गंगा और यमुना मिल रही है वहां पर, है ना। जहां नदियां मिलती है उस जगह को बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती हमारी सबसे महान नदियां मिलती, इसलिए उसका नाम क्या? प्रयागराज। वो प्रयागों का भी क्या है? छोटा मोटा प्रयाग नहीं है वैसा। वहां पर हमारी कौन कौन सी मिलती? गंगा, यमुना, सरस्वती। पर अब सरस्वती मिलनी क्या हो गई? बंद। यहां पर भी हो सकता है कि अब 3 नदियां मिल रही है, 3 नाली बंद हो जाए, 2 आ जाए, पर फिर भी ये नाम हमेशा याद दिलाएगा हमें कि यहाँ पर कभी बड़े नाले मिलते होंगे, इसलिए इसका नाम महानाल था। महानाल टूटते टूटते क्या होगा? बात समझे? तो नाम के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई भी नाम। मैंने दिन पहले आपको बताया था कि आप कभी इधर बीकानेर साइड के अंदर जाएंगे तो आपको गांव के नाम के पीछे मिलेंगे सर। एक दिन हम बात कर रहे थे, है ना, गांव गांव के नाम, कोडम दे सर, लूणकरण सर, ऐसे नाम मिल रहे थे अपने को। मैंने बताया था सर का मतलब होता तालाब, सर का मतलब सरोवर, सरोवर का मतलब तालाब। जिसने तालाब बनाया उसके नाम पर हमने गांव का नाम रख दिया। कोडम दे ने तालाब बनाया, लूणकरण ने तालाब बनवाया। इसका मतलब हमारे जीवन में पानी का कितना अधिक महत्व था कि हमने कहा कि गांव का नाम उस आदमी के नाम पर हो जिसने किसकी व्यवस्था की, किसने जीता, किसने बसाया, ये कोई जरूरी नहीं है। पानी कौन लाया था भाई साहब? यहां पानी कोडम दे लाई थी, तो आज के बाद गांव का नाम क्या है? यहां पानी लूणकरण लाया था, तो गांव का नाम क्या है? लूणकरण सर, है ना। इसलिए आपको पश्चिमी राजस्थान के अंदर जगह जगह आपको तालाब मिलेंगे, है ना। एक बुक का एक आंकड़ा है कि राजस्थान में कितने तालाब है, कि गांव गिन लो इंटू 3 कर दो। राजस्थान में कितने तालाब है, गांव गिन लो इंटू, हर गांव में 3 तालाब तो कम से कम है। ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है किसी में 10 हो, पर किसी में 2 हो, किसी में 5 हो, किसी में 1 हो, या किसी में ना हो, या किसी 2 गांव के अंदर 1 हो। पर मोटा मोटा भी अनुमान लगाओ तो कितने हो सकते हैं? 3 तो हो सकते हैं। इसलिए बड़कों ने इन बातों का कितना ध्यान रखा कि हर जगह उन्होंने पानी की व्यवस्था सबसे पहले की। वरना कभी यूं सोचने वाली बात है कि आज भी अपने बरसात कम ही हो रही है, पश्चिमी राजस्थान में पहले भी ये बरसात कम ही होती थी। आज तो ठीक है, साधन दूसरे हो गए, नहर आ गई, उसे आप पानी लेके आ गए। जब ये नहर वगैरह का साधन नहीं था, लोग कैसे रहा करते होंगे? और इंटेलिजेंट लोग थे, वो तालाब बनाना जानते। क्या बनाना जानते? और तालाब बनाना एक गांव के लिए पूरे उल्लास की बात थी, कि तालाब बनाना पूरे गांव की एक सामूहिक गतिविधि हुआ करती। तालाब बनाने के लिए बाकायदा मुहूर्त देखते, नक्षत्र देखते, यूं नहीं कभी गैर जाके तालाब बना लिया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को तालाब बनाएंगे। कौन कौन से वार? मंगल छोड़ दो, सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनको बनाएंगे। इसके अलावा किसी वार को उस दिन चौथ, नम और चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। चतुर्थी नहीं होनी चाहिए, नवमी नहीं होनी चाहिए, और चतुर्दशी नहीं। वार कौन से होने चाहिए? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सी तिथियां नहीं होनी चाहिए?
चतुर्थी, नवमी, चौदस, ये कम से कम 3 तो होनी नहीं। हम नक्षत्र देखेंगे, कौन से नक्षत्रों में बनाएंगे? हस्त नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, उत्तरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। इन 8 नक्षत्रों के अंदर ही बनाएंगे, बाकी के अंदर नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे गुरु और बुध प्रबल होने चाहिए। हमने लग्न देखा, मुहूर्त देखा, वार देखा, तिथियां देखी, उसके बाद बनाया। ऐसे नहीं कि एक गैर उसने कहा खोद लो और खड़ा। इसलिए घर पे भी यदि पानी के टैंक रखे जाएं तो घर वालों को कहना कि कौन सी तिथियों को रखे जाएं, कौन से वार को रखे जाएं? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्या नहीं होनी चाहिए? चौथ, नम। नक्षत्र तो अपने से नहीं देखे जाए, पर वार और ये तो देख सकते हैं। भाई मैं कह दूं उत्तरा देखना, तुम हस्त देखना, तुम रोहिणी, मघा, मृगशिरा, शतभिषा और पुष्य देखना, तो वो तो चलो अपने बस की बात नहीं हो, पर ये तो देखा जा सकता है। तो आज के बाद घर में जब भी पानी का कुंड बनाया जाए, तब घर वालों का ना कुंड किस दिन बने? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सी तिथियां ना हो? चतुर्थी ना हो, नवमी ना हो। घर बनाना हो तो किस दिन बनाया जाए? शनिवार। कब बनाया जाए? दुकान खोलनी हो तो कब की जाए? बुधवार। कब की जाए? थावर कीजिए थरपणान, बुध कीजिए। अपना भविष्य उज्जवल है। जब कभी बच्चों ने कह दिया कि मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा था, अपने भाई साहब पंडित जी बनेंगे, अपने मुहूर्त तो बताएंगे लोगों को, जुगाड़ तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। क्या लिखा है? सोमेश्वर है ना, अगला राज्य सोमेश्वर। कल देखो वो कल वाला याद करो आप। कांचन देवी का जो बेटा वो कौन है? सोमेश्वर। कांचन देवी कहां की राजकुमारी थी? गुजरात। इसलिए सोमेश्वर का बचपन कहां बीता? मैंने बताया था, जगदेव ने जब अर्णोराज को मार दिया था तो कांचन देवी सोमेश्वर को लेकर कहां चली गई थी? गुजरात। देखो, इसका बचपन गुजरात में बीता था। अब याद रहेगा गुजरात में क्यों बीता? मैं लिखवा नहीं रहा। इसका बचपन गुजरात में बीता था। He spent his childhood at गुजरात। इसका बचपन गुजरात में बीता था। He spent his childhood at गुजरात। अच्छा, कांचन देवी किसकी बेटी थी? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के बाद वहां राजा कौन बन गया था? कुमारपाल। कौन बन गया था? कुमारपाल कहां का राजा है? गुजरात। उधर गुजरात से आगे महाराष्ट्र की साइड में जो गोवा की तरफ वाला तट लगता है, उस तट को बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? और वहां कोंकण में एक राजा था, उस राजा का नाम था मल्लिकार्जुन। क्या नाम था? मलाइका और अर्जुन। मल्लिकार्जुन। इसकी कुमारपाल चालुक्य के साथ बनती नहीं थी। अच्छा, सोमेश्वर गुजरात वालों का भांजा हो गया, ननियाल है तो भांजा हो गया, मामा जी हो गए वो। तो कुमारपाल चालुक्य ने अपने भांजे सोमेश्वर को आगे, सोमेश्वर ये कोंकण का राजा जो मल्लिकार्जुन है, इसकी अपने साथ बनती नहीं। देख थोड़ा, सोमेश्वर गया और सोमेश्वर जाके मर दिया। तो ये कुमारपाल चालुक्य के एक शत्रु को हरा कर आता है। कौन से शत्रु को? मल्लिकार्जुन कहां का राजा? लिख लो। इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। He defeated Konkan's king Mallikarjun, enemy of कुमारपाल चालुक्य। इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। He defeated Konkan's king Mallikarjun, enemy of कुमारपाल चालुक्य। अभी राजा बना थोड़ी दिया हमने, अभी बचपन ही बीत रहा है उधर। क्या लिखा? इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। He defeated Konkan's king मल्लिकार्जुन, enemy of कुमारपाल चालुक्य। बातें इधर उधर फैलने लगी यार, गुजरात वालों का भांजा बड़ा गजब लड़का है और वो गया कोंकण के राजा को मार के ही आ गया। ये बात पता चली एक राजा को, उस राजा का नाम था अचल राज कलचुरी। क्या नाम था? क्या नाम था राजा का? अचल राज कलचुरी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है त्रिपुरी। कौन सी जगह पड़ती है? जबलपुर। नाम सुना? जबलपुर। जबलपुर के पास में एक जगह पड़ती है त्रिपुरी। त्रिपुरी का जो राजा, उस राजा का नाम क्या? अचलराज कलचुरी। इसको पता चला कि सोमेश्वर जो कि गुजरात वालों का भांजा है, बड़ा शक्तिशाली है, इसने अपनी राजकुमारी की शादी सोमेश्वर के साथ। उसको लगा ठीक है यार, प्री तो पास हो गया, मेंस की तैयारी कर ही रहा है बंदा, तो कर ही देते हैं। तो सोमेश्वर की शादी बाद में कर्पूरी देवी के साथ की गई। किसके साथ की गई? कर्पूरी देवी किसकी राजकुमारी थी? लिखो, रानी कर्पूरी देवी। रानी कर्पूरी देवी।
क्वीन बराबर लिख लो कर्पूरी देवी, कोष्टक में लिख लो अचल राज कलचुरी की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ अचल राज कलचुरी, कर्पूरी देवी की कोष्टक रानी बराबर लिखो कर्पूरी देवी, फिर कोष्टक में लिखो अचल राज कलचुरी की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ अचल राज कलचुरी। कर्पूरी देवी का नाम याद रखना, आगे काम आएगा अपने नाम ही। तो सोमेश्वर की रानी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। किसकी राजकुमारी है वो? ये गुजरात में बैठा बैठा ये सब चल रहा है। इधर आपके अजमेर का राजा बनाओ पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड मर गया, पृथ्वीराज सेकंड मरा तो उसके कोई औलाद नहीं, तो अजमेर वालों को लगा अब राजा किसको बनाया जाए, तो अजमेर वालों ने कहा भाई अरुणोराज के दो रानियां थी, एक थी सुधवा और एक थी कांचन देवी। सुधवा के बेटे राजा बने जगदेव और विग्राज चतुर्थ, पर कांचन देवी तो गुजरात चली गई, और कांचन देवी का बेटा सोमेश्वर, और वो शक्तिशाली भी है, तो क्यों ना अपने सोमेश्वर को बुला के लाए और उसको यहाँ पर क्या बना दे, राजा। सोमेश्वर के पास गए गुजरात, और उसको जाके कहा कि सोमेश्वर तू चौहान है, इन चालुक्यों के पास में कहाँ बैठा है, ननियाल में कितने दिन तक रहते हैं भाई साहब, चल वापस चल अजमेर का राजा बन। ये अजमेर आया, इसने अजमेर आते के आगे स्वागत करो हमारा, तो इसने खुद की और अपने पिताजी की मूर्तियां बनाई अजमेर में। पिताजी का नाम क्या था? अरुणराज। क्या नाम था? देख लो, अजमेर में अपने पिता अरुणराज तथा अपनी मूर्तियां लगवाई, इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ हिज फादर अरुणराज एंड हिमसेल्फ। अजमेर में अपने पिता अरुणराज व अपनी मूर्तियां लगवाई, ही इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ हिज फादर अरुणराज एंड हिमसेल्फ। अपने पिता अरुणराज तथा अपनी मूर्तियां लगवाई। फिर अजमेर में इसने एक मंदिर बनवाया वैद्यनाथ, याद आया कुछ? पहले कहां पढ़ा हमने वैद्यनाथ मंदिर? मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन सा राजा? संग्राम सिंह सेकंड। उसने कहां बनवाया था? सिसारमा। किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? शिव जी। तो इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था, हालांकि शिव जी का मंदिर था पर मूर्तियां तीनों ही लगवाई थी, ब्रह्मा विष्णु, लिख लो। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, he built वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, he built वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, he built वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। वैद्यनाथ भगवान शिव जी को कहते हैं। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, he built वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। ठीक है, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? वैद्यनाथ। कहां पर? देखो हम कल से एक बात पढ़ रहे हैं बार बार, बिजोलिया अभिलेख पढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो। बिजोलिया अभिलेख इसी के टाइम में लगाया गया था, लिख लो। इसी के शासन काल में बिजोलिया अभिलेख लगाया गया था। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग हिज रिजीम। इसी के शासन काल में बिजोलिया अभिलेख लगाया गया था। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग हिज रिजीम। अब ये क्या चीज है बिजोलिया? हेडिंग डालो बिजोलिया अभिलेख, पढ़ेंगे अपने। अब इधर थोड़ा ध्यान से देखना ना, 1170 ईस्वी का अभिलेख है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है। कौन से ईस्वी का अभिलेख है? 1170 ईस्वी का। कौन से चौहान राजा के समय लगाया गया? सोमेश्वर। कौन से चौहान राजा के? सोमेश्वर। है ना, ये सवाल पूछा हुआ बिजोलिया अभिलेख कौन से चौहान राजा के समय लगाया गया था? कौन से? अब इधर देखना ये बिजोलिया में एक मंदिर है पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर है? उस मंदिर में लगा हुआ। तो कोई पूछ ले बिजोलिया अभिलेख कौन से मंदिर में लगा हुआ है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ नाम से बताओ दे किसका मंदिर रहा होगा? जैनों का। तो किसने लगवाया? तो जैन ही लगवाएंगे। तो एक जैन है, दिगंबर है वो। जैनों में दो ब्रांच होती है, दिगंबर और श्वेतांबर। वो दिगंबर जैन और उसका नाम है लोलाक। क्या नाम है उनका? तो कोई पूछे कि बिजोलिया अभिलेख कौन से मंदिर में लगा हुआ है? कौन से मंदिर में? किसने लगवाया? दिगंबर जैन लोलाक। इन्होंने वहां पर कोई एक कुंड बनवाया। क्या बनवाया? पानी का टैंक बनवाया। कुछ भी बनवाते उनके बाहर अभिलेख लगवाते, तो बाहर वो अभिलेख लगा दिया गया। क्योंकि चौहानों के शासन काल में लगाया गया इसलिए थोड़ी जानकारियां चौहानों की है, जैनों ने लगवाया इसलिए थोड़ी जानकारियां किसकी है? जैनों की। बिजोलिया में लगा इसलिए थोड़ी जानकारियां बिजोलिया के आसपास की। तो खूब सारी जानकारियां इस अभिलेख में। तो बिजोलिया अभिलेख कब का है? कौन से मंदिर में? किसने लगवाया? अब देखो इधर तीन बातें देखते हैं अपने। इसकी जो रचना करने वाले थे, जो इसके रचयिता थे, उनका नाम था गुणभद्र। क्या नाम था?
गुणभद्र। इसका जो लेखक है उसका नाम है केशव। क्या नाम है? केशव। इसका जो उत्कीर्णक है उसका नाम है गोविंद। क्या नाम है? मैं अभी अर्थ बताऊंगा इनके क्या क्या होते हैं, एक बार अपने इतना देखो। इसका रचयिता कौन है? कौन है? गुणभद्र। इसका लेखक कौन है? इसका उत्कीर्णक कौन है? सिंपल। आपके पास नोट्स है? मैं इनका रचनाकार हूं। मैं क्या हूं इनका? तुम इनके लेखक हो। बोल मैं रहा हूं, दिमाग में तो मेरे, लिख तुम रहे हो, तो मैं इनका क्या हूं? रचयिता। तुम इनके क्या हो? तुम घर जाओ और तुम्हारा छोटा भाई जो कुछ लिखा हुआ है इसको दीवार पे खोद दे, वो उत्कीर्णक है। उत्कीर्ण का मतलब होता है खोदना। उत्कीर्ण का मतलब उस अभिलेख पे जो कुछ लिखा हुआ है वो दिमाग में किसके है? गुणभद्र। कागज पे लिख कौन रहा होगा? केशव। उस बाटे पे कौन खोद रहा है? आई बात समझो। और मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं। नॉर्मली पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किसने की? हम कहते हैं वेद व्यास। किसने की? पूछे महाभारत लिखी किसने? गणेश जी। किसने लिखी? इसका मतलब गणेश जी महाराज की राइटिंग अच्छी है। वेद व्यास जी ने कहा होगा गणेश भाई बैठ, मैं बोल रहा हूं और तू, इसलिए जिनकी राइटिंग खराब है बुधवार का व्रत रखें। गणेश जी महाराज का दिन कौन सा? बुधवार। सबसे अच्छी राइटिंग किसकी? तो गणेश जी को राजी करना हो तो कौन सा व्रत किया जाए? बुधवार का व्रत किया जाए। तो महाभारत की रचना किसने की? लिखी किसने? आपके नोट्स की रचना किसने की? लिखे किसने? आपका भाई खोद दे तो वो क्या हो जाए? बिजोलिया अभिलेख का रचनाकार, लेखक। उत्कीर्णक कौन है? ये सब करवा कौन रहा है? दिगंबर जैन लोलाक। पैसे कौन दे रहा है इसके लिए? दिगंबर जैन। कौन से मंदिर में? किस साल? कौन से राजा के शासनकाल में? कौन से राजा के? देखो, दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। दिगंबर जैन लोलाक इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन इन पार्श्वनाथ टेम्पल। दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। दिगंबर जैन लोलाक इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन इन पार्श्वनाथ टेम्पल। अब 3 लिख लो। रचयिता, इंग्लिश में लिखना कंपोजर, कंपोज करने वाला बंदा ना, कंपोजर। रचयिता या रचनाकार लिख लो। रचयिता गुणभद्र, लेखक राइटर केशव, उत्कीर्णक एनग्रेवर गोविंद। कंपोजर कौन है? गुणभद्र। राइटर कौन है? केशव। एनग्रेवर कौन है? लगवाया किसने था? दिगंबर जैन लोला। कहां लगवाया था? पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि कहां पर है? बिजोलिया। जो कि किसके शासनकाल में लगाया गया? जो कि कब लगाया गया? सारी बात याद हो जाएगी। अब लिखो। इस अभिलेख से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अबव इंफॉर्मेशंस या फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। इस अभिलेख से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस या अबव इंफॉर्मेशंस। डैश लगा देना, नीचे डॉट 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 लगा के अपने अलग अलग लिख लेंगे। एक जानकारी तो यही है जो हम कल पढ़ रहे थे कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। बताया था चौहानों को ब्राह्मण बताने वाला अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा है? तो लिखो, पहला पॉइंट लगा के लिखो, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मण और वत्स गोत्र। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मण और वत्स गोत्र। तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन सा अभिलेख बताता है? दूसरा पॉइंट लिखो, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। लिखवा चुका हूं मैं, वापस लिख लो, कोई नहीं। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर। वासुदेव कौन था? पढ़ चुके हम, चौहान राजा। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर।
अगला लिखो, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। विग्रहराज फोर्थ कैप्चर्ड दिल्ली, कल बताया था, दिल्ली के तोमरों को हराया। तो ये जानकारी भी हमें कौन सा अभिलेख देता है? बिजोली। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। विग्रहराज फोर्थ कैप्चर्ड दिल्ली। कौन से राजा के टाइम का है? सोमेश्वर। तो इस अभिलेख में लिखा हुआ है सोमेश्वर ने गांव को एक मंदिर दान में दिया था। मंदिर को एक गांव दान में दिया था। गांव का नाम था रेवणा। क्या नाम था? है ना, मंदिरों को गांव दान में दे देते। गांव दान में देने का मतलब है आज के बाद इस गांव से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो राजा नहीं लेगा। कौन लेगा? मंदिर के लिए खर्चा चाहिए, पुजारी जी के लिए चाहिए, पूजा के लिए चाहिए, कोई भोग लगाने के लिए चाहिए, वो सारे रुपए यहाँ रेवेन्यू से ले लेना। कौन से गांव का रेवेन्यू? किसने दिया? कौन से मंदिर को? सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था। सोमेश्वर डोनेटेड विलेज नेम्ड रेवणा टू पार्श्वनाथ टेम्पल। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था। सोमेश्वर डोनेटेड विलेज नेम्ड रेवणा टू पार्श्वनाथ टेम्पल। सोमेश्वर की एक उपाधि दी हुई है इसमें, प्रताप लंकेश्वर। क्या उपाधि दी हुई है? तो सोमेश्वर की उपाधि क्या है? प्रताप लंकेश्वर। कौन से अभिलेख के अनुसार? लिख लो, इसी में अगला पॉइंट लिख लो। प्रताप सॉरी सोमेश्वर की उपाधि बराबर प्रताप लंकेश्वर। टाइटल ऑफ सोमेश्वर प्रताप लंकेश्वर। इससे भी काम की बात बताता हूं, देखो क्वेश्चन आने वाला सा। मैंने ऊपर बताया कि पार्श्वनाथ मंदिर को एक गांव दान में दिया था। गांव का नाम क्या बताया? रेवण। मैंने अभी बताया आपको कि मंदिरों को गांव दान में देते थे, है ना, सब जगह आपको। मतलब अभी भी है ना, आपको गांव के अंदर अपना जो पुराने मंदिर बने हुए, पुराने मंदिर बने, उनके आसपास की जमीन खाली है। कोई पूछ लेगी ये जमीन के मिंदर की है, ये जमीन क्या है? किसी ने तो दी होगी, सेठ ने दी होगी, किसी बड़े चौधरी ने दी होगी, किसी सामंत ने दी होगी, किसी राजा ने दी होगी, किसी ने तो गांव को जमीन, मंदिर को जमीन दान में दी होगी। ऐसी जमीनें जो मंदिर को दान में दी जाती थी, उन जमीनों को बोलते डोली। क्या बोलते? क्या बोलते? है ना, तो हिंदी में लिखने को हम डोहली लिख देते हैं इसको। बाकी एग्जैक्टली अपने राजस्थानी में क्या होता है? होता क्या है, राजस्थानी में है नहीं बोलते। यदि किन्हीं बीच में है आता तो उस है को खा जाते हैं। लिखते टाइम भी है लिखते नहीं है, ये एफस्ट्रोपी लगा देते हैं, ऊपर एक कोमा लगा के छोड़ दे। जैसे मैंने कभी पहले ही बताया होगा आपको कि हम कभी नहीं बोलते मेहंदी, है ना। आप कभी सुना मम्मी ने आपको आज मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है? मेहंदी क्या बोलते हैं? आप कभी नहीं सुनेंगे मम्मी से कि मम्मी ने कहा कि वह पीहर जाएगी, पीर है खा जाते हैं। मैंने एक दिन आपको पहले बताया था कि हम कभी नहीं बोलते कि पहला, पहला, पहलो, दूसरो बोलते हैं अपने, है ना। आप कभी नहीं कहते कि पापा शहर गए हैं, शेर। तो शेर, मेहंदी, पीर, वैसे वैसे क्या हो गया? डोली। पर हिंदी में लिखते हैं आजकल, तब अपने क्या लिख लेते हैं? तो मंदिरों को जो गांव दान में दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? या मंदिरों का भूमि अनुदान, मंदिरों का लैंड ग्रांट क्या कहलाता है? आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अभिलेख भूल जाइए, सिंपल पूछे मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? या कोई पूछेगा डोहड़ी क्या होता है? एक प्रकार का कर, मंदिर को दी जाने वाली भूमि, ग्रासिया महिला के नाक का एक आभूषण, भीलों का करने का खेती का तरीका क्या है? लिखो, अगला पॉइंट लिखो। मंदिरों के भूमि अनुदान डोहली कहलाते हैं। लैंड ग्रांट ऑफ टेम्पल्स इज नोन एज डोहली। मंदिरों के भूमि अनुदान डोहली कहलाते हैं। हाँ, क्या मतलब हुआ? लंकेश्वर मतलब उसके समान प्रतापी। लिखो, क्या लिखा है? मंदिरों के भूमि अनुदान डोहली कहलाते हैं। लैंड ग्रांट ऑफ टेम्पल्स, लैंड ग्रांट ऑफ टेम्पल इज नोन एज डोहली। ये याद रखना ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाने वाला है। इसके अंदर एक तो जैनों के मंदिरों की जानकारी है, एक शिव जी के मंदिरों की जानकारी है। तो कौन कौन से तीर्थों की जानकारी है? जैन और शिव। कौन कौन से? जैन और शैव तीर्थों की जानकारी मिलती है इसके अंदर। लिख लो, अगला लिखो। यह अभिलेख जैन तथा शैव तीर्थों की जानकारी देता है।
इसी में अगला पॉइंट लिखो, दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जैन एंड शैव पिलग्रिम्स। यह अभिलेख जैन तथा शैव तीर्थों की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जैन एंड शैव पिलग्रिम्स। अब वापस सुनो, जैनों के मंदिर में तो जैनों की जानकारी है, चौहान शिव जी के भक्त हैं। चौहान किसके भक्त हैं? आत्म प्रभा 1000 दीपक जलाकर पृथ्वीराज शकी ने मिनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ज्यादातर शिव जी के भक्त निकल रहे हैं तो शिव जी वाले मंदिर है, जैनों का मंदिर है, इसलिए किसकी जानकारी है? कब का अभिलेख है? तो इसमें 1170 में राजस्थान के नगरों के क्या क्या नाम थे वो जानकारी मिलती है, लिखो। यह अभिलेख राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट टाउन्स ऑफ राजस्थान। यह अभिलेख राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी देता है। This inscription provides information about ancient towns of Rajasthan. राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी देता है। Ancient towns of राजस्थान। अब मैं कुछ टाउन के नाम लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए, फिर अपने पढ़ेंगे ऐसा कौन सा टाउन है। एक बार केवल नाम नाम लिखिए, पर आगे जगह छोड़ देना आप ना उनके सबके। मेरे इधर नीचे जगह नहीं बची इसलिए लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना, वरना आगे आपको वो जगह नहीं मिलेगी, कहां लिखोगे? इनके वास्तव में नाम लिखेंगे हम आगे। अब आजकल इनको क्या बोलते हैं अपने? उतार लिया? बताऊं अभी इनको क्या क्या कहते हैं? एक एक काल लिखना है ना। पहला नाम क्या लिखा हुआ है? मतलब बिजोलिया। बिजोलिया का उस टाइम का नाम क्या रहा होगा? विजयावल्ली। लिख लो, विजयावल्ली के आगे लिख लो बिजोलिया। बिजोलिया भी हम पढ़ रहे थे भीलवाड़ा में, यही बात कर रहे थे भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़गढ़ के बीच एक पठार है, उसको आजकल बोलते हैं अपने ऊपरमाल का पठार। क्या बोलते हैं? तो उस इलाके का नाम क्या रहा होगा? ऊपरमाल। उस ऊपरमाल को इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तमाद्रि। तो आगे लिख लो ऊपरमाल। सांगा की छतरी कहां पर है? उसको उस टाइम मंडलकर बोला है इन्होंने, लिख लो मंडलगढ़। हरित ऋषि कहां रहते थे? नागदा। कहां रहते? उसको नागहरिद कहा है इन्होंने, नागदा। अही छत्रपुर आपको बताइए, कल परसों हमने पूरी बात ही की इस पे, नागौर। चौहानों ने सबसे पहले अपने राज्य की स्थापना कहां की? सांबर। सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर है, इसलिए शाकंभरी, सांबर को क्या कह दिया? शाकंभरी। लिख लो सांबर।
अगला कौन सा है? दिल्ली का। दिल्ली, दिल्ली, ये दिल्ली नहीं थी पहले, दिल्ली थी। दिल्ली पहले दिल्ली का थी, दिल्ली का से दिल्ली भी, दिल्ली से क्या हो गई? दिल्ली। तो अब इसको दिल्ली मत बोला करो, क्या कहा करो? दिल्ली का। क्या नाम था? विगराज चतुर्थ ने दिल्ली का के तोमरों को हरा कर उनको अपना सामंत बना लिया था। तो दिल्ली का, दिल्ली का मतलब क्या हो गया? दिल्ली। अगला क्या लिखा हुआ है? नडुल, नडोल। नाडोल पढ़ रहे हैं हमने? वागपति राज के पुत्र लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की। नाडोल को क्या कहा इन्होंने? नडुल। अगला क्या है? जाबालीपुर, जालोर, जालोर। हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था जाबाली। क्या नाम था? जाबाली ऋषि की वजह से नाम क्या पड़ गया? जाबाली। अगला क्या है? मतलब भीनमाल। जालोर में एक और जगह पड़ती है भीनमाल, भीनमाल। हो गए सारे? वापस बताओ। बिजोलिया को विजयावल्ली, उत्तमाद्री, और मंडलकर, नागहरिद, सकंबरी, दिल्ली का, और आपका ये नडुल, जाबालीपुर, श्रीमाल, है ना, अही छत्रपुर। मैं वापस उसी बात पर आऊंगा जो मैं परसों कर रहा था। कहने को हम ये कहते हैं कि इनके प्राचीन नाम है, मुझे लगता है प्राचीन है, स्टाइलिश नाम है। लिखने में इनका प्रयोग करते होंगे, बोलने में बहुत, है ना। मैं इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखो सुनना इधर। आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा काम आएगा आपके। एक नाम लिखा है मैंने, क्या लिखा है? मैं इसको यदि तोड़ दूं, उत्तम प्लस अद्रि, उत्तम, वह उत्तम है तो वो क्या है? उच्च, ऊपर है। अद्रि का मतलब था पहाड़। अद्रि का मतलब ऐसा पहाड़ जिसमें हिम जम गई हो, हिमाद्री। ऐसा पहाड़ जिसमें हिम जम गई हो, क्या है? आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे साउथ इंडिया में पूरी रेंज है सह्याद्री। साउथ इंडिया में पहाड़ों की पूरी रेंज है, उसका नाम क्या है? सह्याद्री। तो अद्रि का मतलब क्या हो गया? पहाड़। राजस्थान की लोकल भाषा में पहाड़ को बोलते हैं माड़। क्या बोलते हैं? माड़, माड़ बोलते हैं लोकल भाषा में। अब वो ये शब्द होता नहीं, इसलिए हिंदी वाले अपने इसको क्या लिख लेते हैं? अब इसको आप पहाड़ को भूल जाइए, उत्तम को, अद्री को जोड़िए, क्या हो गया? ऊपर। पहाड़ को क्या बोलते हैं? माड़। अभी भी पाली से उदयपुर तक वाला इलाका है, इसमें यदि किसी का घर पहाड़ पे बना हुआ है और आप उसको पूछ लो कहां रहते हो, माड़ रमा, कहां रहते हैं? माड़। इसलिए अभी भी जो ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे कमरे, आपने कहते हैं माड़ियो, क्या कहते हैं? माड़िया कहते हैं ना, कि भाई अपने जैसे ग्राउंड फ्लोर पे, इसके ऊपर यदि अपने बैठे होते, ऊपर किसी कमरे में, जैसे उस बिल्डिंग में अपने ऊपर बैठते थे, इसका मतलब अपने माड़िए में रहते हैं। क्या रहते हैं? ऊपर, है ना। इसलिए इवन गांव में तो यहां तक की यदि कोई मूर्ख होता है तो कहते हैं इसको माड़ियो खाली है, दिमाग से पैदल है ना। ऊपर वाले भाग में कुछ ही नहीं है, माड़ियो खाली है, ये नहीं कहते पैर खाली है। माड़िया, माड़िया मतलब ऊपर वाला। तो माड़, माड़ का मतलब क्या हुआ? पहाड़। क्या हुआ? तो वो बोलचाल की भाषा में ऊपर माल बोलते होंगे, पर लिखते समय उन्होंने कहा ऊपर थोड़ी होता है, उत्तम होता है। माल क्यों लिखूं मैं? क्या लिखूं इसको? इसी अभिलेख में इसी का एक नाम और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? शिखर का मतलब भी पहाड़। उनको पर्यायवाची आते थे, उनको न केवल आते थे बल्कि उनका प्रयोग भी, बस इतना सा। उसी को उन्होंने उत्तमाद्री कहा है, उसी को उन्होंने उपरमाल कहा है, उसी को उन्होंने क्या कहा? उत्तम। तो जब हम ये लिखते हैं, सब किताबों में ये लिखा हुआ है कि राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी मिलती है, इवन आरपीसी तक यही पूछती है प्राचीन नगरों की जानकारी। पर मेरा इस पर गंभीर ऑब्जेक्शन है, ये प्राचीन नहीं है, ये स्टाइलिश नाम है। उन लोगों के बोलने का नाम अलग रहे होंगे, लिखने के नाम, इसलिए उन नागौर को वो जानते थे, नागों की धरती है, नागौर है, क्यों ना इसको अही लिखा जाए। इन लिखा अही छत्रपुर, उसी को अही छत्रपुर कर दिया, बस इतना सा फर्क, और कोई फर्क है? धीरे धीरे चूंकि वो भाषाएं मिट गई, संस्कृत हम में से किसको आती है? ले दे के 10 तक पढ़ती, पठन पठन किया था हमने, उसके पहले और उसके बाद में हमारा संस्कृत से सीधा सीधा कोई लेना देना, तो हम ये सब भी भूल गए। तो इसलिए अब अपने को लगता है नागौर को अहिछत्रपुर क्यों कहते होंगे, हम कहते हैं ये उसका प्राचीन नाम था ना, ये उसका थोड़ा संस्कृत नाम है ना, ये उसका थोड़ा अच्छी भाषा का नाम है। लोगों के बोलचाल के नाम अलग होते हैं, लिखने के नाम क्या होते हैं?
बस इतना सा किया। तो अभिलेख जब लिख रहे थे तो उसने कहा थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूं अपने भी। अब बार बार आपको जो भी कोई टॉपर आएगा वो कहेगा आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, थोड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, उससे इंप्रेशन पड़ता है अगले पे। तो ये इंप्रेशन ही थे। पढ़ते टाइम एक तो अगला सीधा ही लिख देता ऊपर माड़ पे ये, एक लिखता उत्तमाद्री, लगता है अरे यार क्या नाम लिखता है, उत्तमाद्री लिखा। अद्री का मतलब, अद्री का मतलब, तो आगे जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप सह्याद्री, हिमाद्री, तो आपको उत्तमाद्री याद आना चाहिए कि साहब हमारे भी अद्री है, और हमारे वाली अद्री कौन सी है, उपरमाल है। कौन सा है, उपरमाल। याद रहेगी बात। चलो, तो ये तो क्या हो गया, प्राचीन नाम का दो या उस समय के नाम का दो अपने, और या अपने प्राचीन इस रूप में आप कह सकते हो कि आज तो नहीं चलते ना, उस टाइम चल रहे होंगे, तो आज के हिसाब से तो उस टाइम बोले क्या हो गए, प्राचीन। और लिखो, देखो इस अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इस अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इस अभिलेख से एक बार देखना बोर्ड पे, फिर अपने एक साथ लिखेंगे और समझेंगे। क्या लिखा है बताओ, देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। दोबारा बोलो, लिखो एक बार, उतारो, ऐसे कैसे उतारो, फिर मैं समझाता हूं ये क्या है। उतार लिया, इसको छोड़िए आप। भारत क्या है आपका, राजस्थान क्या है आपका, जयपुर क्या है आपका। चाकसू में रह रहे होते तो वो अपनी क्या होती, उसके किसी छोटे गांव में रह रहे होते तो वो अपना क्या होता। आज भी तो यही है। आपका देश भारत है, फिर आपका राज्य है, फिर आपका जिला है, फिर आपका तहसील है, फिर आपका देश, राज्य, जिला, वही प्रशासनिक विभाजन है, नाम अलग है। इन्होंने नाम क्या दिए, देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। कौन कौन से गांव होंगे, गांव थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तब, पल्लियां जब और हो जाएगी, पुर जब और हो जाएंगे, पत्तन जब और हो जाएंगे। आज भी कभी नोटिस करना, अपने राजस्थान में कुछ शहरों के नाम, मैं एक शहर का नाम बोलता हूं केसोराय पाटन, बूंदी में एक शहर है केसोरा, वो केसोराय पत्तन है। पत्तन 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 करते 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 झालरा पाटन, तो झालरा पत्तन है। क्या है, हमने पढ़ा पाटन का युद्ध, पत्तन का युद्ध। किसका युद्ध, साउथ इंडिया वाले इसी को देते विशाखापत्तनम बोलते, पत्तन। जो बड़े नगर हुआ करते उनको बोलते पत्तन। क्या बोलते, नगर छोटे होंगे बड़े होंगे। अभी भी तो नाम जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पूरे है ना। पल्ली मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि भील आज भी अपने गांव को बोलते हैं पल्ली। भीलों के गांव आज भी पल्ली या पाल कहलाते हैं। पल्ली कह दो या क्या कह दो उनको, तो पाल थोड़ा और हो गया सही, पहले उसको क्या बोलते होंगे, गांव, थोड़ा बड़ा गांव हो जाए पल्ली, थोड़ी खूब सारी पल्लियां हो जाए पुर, खूब सारे पुर हो जाए पत्तन, सारे पत्तन जोड़ दो। तो बोलो प्रशासनिक विभाजन बोलो, देश पत्तनपुर, क्या क्या बताओ। कोई आपसे पूछेगा बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सही प्रशासनिक विभाजन है देश पुर पल्ली पत्तन, देश ग्रामपुर पल्ली, देश पुर पत्तन पल्ली, देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम, देश पत्तनपुर, उल्टा बोलो तो ग्राम, पल्ली, पुर, पत्तन। ग्राम और देश तो याद हो जाएंगे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, नीचे वाले तीन याद करने, ट्रिपल पी, पत्तनपुर पल्ली,
पतनपुर, कौन कौन से बोलो? पल्लीपुर पतन, पतनपुर पल्ली, पल्लीपुर पतन, सबसे ऊपर देश, सबसे नीचे मेरा देश, मेरा, मेरा गांव, मेरा, किसकी मूवी है ये? मेरा गांव मेरा देश मूवी किस किसने देख रखी है आप में से? है, तुमने देख रखी है? धर्मेंद्र की? अरे यार, मेरा गांव मेरा देश नहीं देखी आपने। आपको तो क्लास में बैठने का भी कोई हक है। आज रात को घर पे जाके कौन सी मूवी देखेंगे? अरे बहुत हिट गाना आपने सुना होगा, किस किस को सुनाऊं ऐसा कैसे मैं बताऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां। गाना सुना होगा ऐसा? वो जो गाना है वो कौन सी मूवी का है? मेरा गांव मेरा देश। कौन सी मूवी है? विनोद खन्ना और धर्मेंद्र। कौन कौन? घर पे जाके कौन सी मूवी देखेंगे? मेरा गांव, क्योंकि सबसे छोटा, सबसे ऊपर, बीच में कौन कौन से? देश, पतन, क्या क्या दोबारा बताओ? और देखो, एक कोई गांव होता, गांव से बड़ी इकाई जो होती उसका एक नाम और था, उसको बोलते प्रतिगण। क्या बोलते? छोटा गांव है तब तो गांव हो गया, एक कोई बड़ा गांव हो जाता तब क्या बोलते? प्रतिगण। गांव का जो मुखिया होता, गांव का जो सरपंच होता, उसको बोलते महतर। क्या बोलते? वह व्यक्ति जो महत्व रखता हो, वह व्यक्ति जो, क्या हो गया? प्रतिगण का जो मुखिया होता उसको बोलते परिग्राही। क्या बोलते? अब कोई आपसे प्री में कभी पूछे कि परिग्राही कौन होता है? प्रतिगण का मुखिया। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? क्या कहलाता? उतार लो नीचे, ऐसा कैसे उतार लो? ये भी तो प्रशासनिक डिवीजन ही अपने आप में। गांव का मुखिया क्या और प्रतिगण का मुखिया क्या, अलग से बॉक्स में बंद कर लो इसको यहीं पे उतार के। ये बिजोलिया अभिलेख याद रहेगा। बिजोलिया अभिलेख कब का? बिजोलिया अभिलेख कौन से मंदिर में? कौन से दिगंबर जैन ने? लोलाक। किसने? लोलाक। किसने रचना की? गुणभद्र। किसने की? लिखा किसने? उत्कीर्ण किसने किया? किसने किया? कौन से राजा के टाइम? कब लगवाया गया? 1170। चौहान कौन से ब्राह्मण है? वासुदेव ने क्या बनाई? विगराज ने क्या जीत ली? सोमेश्वर ने कौन सा गांव दान में दिया? उसकी उपाधि क्या है? प्रताप लंकेश्वर। क्या उपाधि है? मंदिरों के भूमि अनुदान क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कौन कौन से तीर्थों की जानकारी है? जैन और शैव। बिजोलिया का नाम? ऊपरमाल का नाम? मंडलगढ़ का नाम? नागदा का नाम? सांभर का नाम? दिल्ली का नाम? नागौर का नाम? जालोर का नाम? नाडोल का नाम? भीनमाल का नाम? प्रशासनिक विभाजन बोलो देखे। देश, पतन, गांव का मुखिया, गांव से बड़ी इकाई, प्रतिगण, प्रतिगण का मुखिया क्या कहलाता है? पूरा याद रहेगा। मेंस में कोई आपसे पूछे बिजोलिया अभिलेख के बारे में विस्तार से बताइए, बताया जा सकता है। प्री में सारी बातें पूछी जा सकती है। आई बात समझ में? अगला राजा लिखो। हाँ हाँ, सोमेश्वर की युद्ध में हुआ था वैसे, हत्या वगैरह नहीं कुछ। हत्या बहुत अलग चीज होती है। पृथ्वीराज थर्ड। हाँ, किसने आक्रमण किया? हाँ, तब ये कोई इधर ही था, छोटा बच्चा ही था, इतना कोई था भी नहीं था, कोई अपने को जानकारी नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ।
माँ लेके गई होगी, छोटा बच्चा रहा होगा तो क्या भाग लिया होगा, भाग लेता तो कुछ ना कुछ जिक्र मिलते अपने को। अगला राजा कौन है आपका? पृथ्वीराज थर्ड, है ना। ये वो पृथ्वीराज चौहान है जिसको आप हिस्ट्री में जानते हो। तो मुझे याद एक बार क्वेश्चन यही था कि इतिहास में प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में कौन सा पृथ्वीराज था, है ना। फर्स्ट सेकंड हमने अलग पढ़े। फर्स्ट वो है जो बकुली शाह वाला है, सेकंड वो है जो धोड़ अभिलेख और आंसिया अभिलेख वाला है, ये कौन सा है? थर्ड। पिताजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। पिताजी का नाम, माता का नाम लिखो। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। माता का नाम क्या था? 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। पिताजी की जल्दी डेथ हो गई, कितने वर्ष की उम्र में बन गया? देख लो, यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। ही बिकेम किंग इन एज ऑफ 11 ईयर्स। 11 वर्ष की आयु में राजा बना था। ही बिकेम किंग इन एज ऑफ 11 ईयर्स। जब भी राजा छोटी उम्र के बनते तो कोई ना कोई उनके संरक्षक या संरक्षिका बनाई जाती। कर्पूर देवी ने कहा मैं संभाल लूंगी, तो संरक्षिका कौन बनी? लिख लो, संरक्षिका, गार्जियन। जैसे विक्रमादित्य की कौन थी? कर्मावती, वैसे पृथ्वीराज की कौन बन गई? कर्पूरी देवी। अब भाई कर्पूरी देवी भी कैसे संभालेगी? तो कहा भाई सोमेश्वर के टाइम के जो बड़े बड़े मंत्री थे उन्होंने कहा भाई आप तो जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाए थोड़े दिन देख लो, बाकी शासन हम संभालेंगे। तो कुछ मंत्री थे जिनके सहयोग से संभाल दी। तो मंत्री कौन कौन थे? लिखो, मिनिस्टर्स, मंत्री। नाम लिख लो एक बार, ऊपर वाले दो के स्टार लगा लेना, ये अपने याद रखने ज्यादा। बात मत करो भाई, लिखो चुपचाप। मैंने कल ही कहा था क्लास में लिखते समय पढ़ते समय कभी बात नहीं करनी। आपको बात करनी हो आप मुझे कह दिया करो सर 10 मिनट रुको, पता ही करेंगे। आप बाहर चले जाए। क्या क्या नाम बताओ? देखिए, कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सौड। क्या क्या नाम दोहरा था? कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन। ऊपर वाले दो के स्टार लगो। कोई पूछेगा कैमास तथा भुवनमल किसके समय राज्य संभालते थे? पृथ्वीराज। या कौन सी रानी की सहायता करते थे? कर्पूरी देवी। अब पृथ्वीराज कम उम्र में राजा बना तो लोगों को लगा कि यार ये टाबरी राजा बना है, अपने मौके का फायदा उठा लेते हैं, अपने कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग घर में थे जो इसको हटाना चाहते हैं, कुछ लोग इसके राज्य में हैं जो इसको हटाना चाहते हैं, कुछ इसके पड़ोसी हैं जो इसको हराना चाहते हैं, कुछ विदेशी हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। मतलब चारों तरफ से संकटों में घिरा हुआ है। कहां कहां से संकट आ सकते हैं? घर में कौन संकट दे सकता है? आप देखो, कल मैंने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मैंने सबके नाम के आगे नंबर लगाए, नागार्जुन को छोड़ गया। नागार्जुन के नाम के आगे कोई नंबर, मतलब नागार्जुन उनमें से राजा नहीं बना, बाकी सब राजा बने। नागार्जुन किसका बेटा है? विग्रह चतुर्थ का। किसका बेटा है? विग्रह चतुर्थ का। एक और बेटा जो बना तो था पर उसको हटा दिया गया था, अपर गंगे। कौन था? तो नागार्जुन ने अपर गंगे को कहा कि भैया यार इस गुजरात से सोमेश्वर को लेके आगे इसको राजा बना दिया, अब ये सोमेश्वर मर गया तो इसका बेटा कौन बन गया? पृथ्वीराज। अपना नंबर कब आएगा? तो अपर गंगे ने कहा मेरा नंबर तो एक बार आ गया था और पार पड़ी। अब नागार्जुन तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो दोनों भाई मिलके विद्रोह करते हैं। कौन कौन से दोनों भाई? नागार्जुन और अपर गंगे। कौन कौन? नागार्जुन और अपर गंगे। और नागार्जुन ने कहा कि भाई मैं राजा हूं और मेरी राजधानी है गुरुग्राम। राजधानी कौन सी है? गुड़गांव, है ना। गुरु द्रोणाचार्य का गांव था तो किसी टाइम नाम तो इसका गुरुग्राम ही था। फिर गुरुग्राम 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 गुरुग्राम, गुरु पूरा ने गुरुग्राम 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 करते करते गुड़गांव 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 करते करते क्या करके गुड़गांव करके फिर वापस सरकार ने चेंज किया, गुड़गांव नहीं है, गुड़ थोड़ी मिलता था, यहाँ पे गुरु जी रहते थे इसलिए नाम क्या था। तो नागार्जुन ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो कोई पूछेगा कौन से दो चचेरे भाइयों ने विद्रोह किया था? अपना केंद्र किसको बना के? तो पृथ्वीराज गया, इसने दोनों को भगा भगा के पीटा और वापस वहां पर क्या कर लिया? कब्जा। पर भाइयों ने विद्रोह तो किया। देखो, अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था।
He suppressed revolt of his cousins Nagarjun and Upper Gange. अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था. He suppressed revolt of his cousins Nagarjun and Upper Gange. अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था. He suppressed revolt of his cousins Nagarjun and Upper Gange. नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था. लाइन चेंज करके लिख लो. नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना लिया था. नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज इट्स सेंटर. नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना लिया था. गुरुग्राम को अपना क्या बना लिया था? केंद्र. तो घर में जो चैलेंज मिला वो तो खत्म किया. घर के बाद कहां चैलेंज मिल रहा है इसको? राज्य. 1182 की बात है. इसके राज्य में एक जनजाति रहती है. उस जनजाति का नाम है बंडानक. कौन सी जनजाति है? एक ट्राइब है और ट्राइब का नाम क्या है उसका? बंडानक. बंडानक किसी टाइम पंजाब में रहते थे. पंजाब में एक नदी बहती है सतलज. नाम सुना होगा. सतलज के आसपास में एक जनजाति रहती थी. उसका नाम क्या था? बंडानक. लेकिन वहां से माइग्रेट हुए हरियाणा की तरफ आ गए. हरियाणा में दो इलाकों में आके बसे, गुरुग्राम और हिसार. कहां कहां पे? वहां पे अपने चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहे थे. जब पृथ्वीराज बना तो उनको लगा ठीक है, राजा ज्यादा उम्र का है नहीं, अपने मौके का फायदा उठाते हैं, लूट मार कर लेते हैं. ये अपने राजस्थान की तरफ आगे लूट मार करने लग गए थे. अपने इधर लूट मार कर रहे थे मथुरा, अलवर, भरतपुर. कौन कौन से क्षेत्रों में बताओ देखे? गुड़गांव के नजदीक ही पड़ गए अलवर भरतपुर. अपने इधर आके उन्होंने लूट मार करनी शुरू कर दी. पृथ्वीराज गया. पृथ्वीराज आगे इस जनजाति का विद्रोह दबाता है. कौन सी जनजाति का? कब दबाता है? वो कहां कहां विद्रोह कर रहे थे? मथुरा, अलवर और भरतपुर. हमें क्या पता दबाया था? एक जैन मुनि वे उस समय के, उनका नाम है जिनपति सूरी. क्या नाम है? वो ये बताते हैं कि हाँ भाई साहब ऐसा कुछ हुआ था और इस बंदे ने जाके उनको हरा दिया था या उनको जाके दबा दिया था. तो किस जैन राइटर के लेखन से इसकी जानकारी मिलती? देखो 1182 ईस्वी में, इन 1182 एडी, 1182 ईस्वी में, 1182 एडी, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में, इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज या रीजन्स, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में, इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर रीजन्स, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था. He suppressed revolt of भंडानक ट्राइब. भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था. भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था. सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ भंडानक ट्राइब. यह जानकारी जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय जिनपति सूरी. यह जानकारी जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय राइटिंग्स ऑफ जिनपति सूरी. ये लिख लो. कई सारी बुक्स लिखी, उनमें अलग अलग जगह वर्णन है. यह जानकारी जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय राइटिंग्स ऑफ जिनपति सूरी. किसके लेखन से मिलती है? जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है. तो घर में चैलेंज मिला, फिर कहां चैलेंज मिला? अब कहां पे? यूपी और एमपी के बॉर्डर पे एक राज्य है. उस राज्य का नाम है महोबा. क्या नाम है? महोबा में उस समय चंदेल वंश का राज था. कौन से वंश का राज था? और चंदेलों का एक राजा था, उसका नाम था परमार्दी देव चंदेल. क्या नाम था? कहां का राजा परमार्दी देव चंदेल? कहां का राजा? एक दिन पृथ्वीराज की सेना और किसी युद्ध में वापस आ रही थी, लौट रही थी युद्ध से. कुछ घायल सैनिक पीछे पीछे आ रहे थे. भाई जो सैनिक स्वस्थ होंगे तेज चलेंगे, घायल होंगे वो थोड़े धीमे चलेंगे. तो घायल सैनिकों की टुकड़ी पीछे रह गई थी. परमार्दी देव चंदेल उन घायल सैनिकों को पकड़ के मरवा देता है. पृथ्वीराज ने कहा यार अपने तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी और वो तो घायल और थे, तो ऐसे कैसे मरवा सकता है? फिर पृथ्वीराज हमला करता है. कहां पर हमला करता है? महोबा. इसलिए महोबा का युद्ध हुआ. बहुत भयंकर युद्ध हुआ. भयंकर के लिए शब्द युद्ध में लिया जाता है तुमुल. क्या लिया जाता है? इसलिए इसको महोबा का युद्ध कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको? तुमुल का युद्ध. किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल. परमार्दी देव चंदेल कहां का राजा था? कहां का राजा था? लिख लो. महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध. बैटल ऑफ महोबा या बैटल ऑफ तुमुल.
लिख लिया? लिख लो कारण, क्या कारण था युद्ध का? कोज, रीजन। लिखो, परमार्दिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दिदेव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। परमार्दिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दिदेव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर पृथ्वीराज ने परमार्दिदेव चंदेल को हरा दिया। लिख लो, कारण हो गया, अलग से लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। पृथ्वीराज का एक सेनापति था, उसका नाम था पंजवन राय। क्या नाम था? पंजवन राय। पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बना दिया। प्रशासक समझ गए? जैसे अपने पढ़ते हैं उलूग खान को सौंप दिया, खिजर खान को सौंप दिया, वैसे महोबा किसको सौंप दिया गया? देख लो, इसने पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बनाया। ही अपॉइंटेड पंजवन राय एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा। इसने पंजवन राय, ये अपने आमेर का था यहाँ का, इसका मतलब तब आमेर वाले चौहानों को टैक्स देते होंगे, तो आमेर वाले लड़ने के लिए गए होंगे, ये वहां पर छोड़ के आ गया होगा उसको। इसने पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बनाया था। ही अपॉइंटेड पंजवन राय एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा। महोबा का प्रशासक बनाया था। अपॉइंटेड पंजवन राय एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा। कहां का प्रशासक बना दिया था? हमें ये याद नहीं रखना कि किसके बीच युद्ध हुआ था, ये भी याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं कि कौन जीत गया, किसको प्रशासक बनाया गया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में परमार्दिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। क्या क्या नाम था? लिखो, परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दिदेव चंदेल। परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दिदेव चंदेल। क्या क्या नाम है? आला और उदल। कहते हैं कि आला और उदल परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे, लेकिन परमार्दिदेव चंदेल से किसी भी बात पर दोनों की नाराजगी हो गई थी, दोनों नाराज हो गए थे, इसलिए परमार्दिदेव चंदेल का महोबा छोड़कर दोनों कन्नौज चले गए थे। कहां चले गए? कन्नौज चले गए। जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दिदेव चंदेल को लगा अकेले पार नहीं पड़ेगी, अच्छे सेनापतियों की आवश्यकता है। उसके अच्छे सेनापति कौन थे? लेकिन वो उससे नाराज होकर कहां चले गए थे? तो वो मैसेज करता है इनके पास कि आला और उदल, सॉरी जो हमारे बीच हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, पुनः एक बार मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है, लौट के आओ, महोबा की रक्षा करो, पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ो। आला उदल ने मना कर दिया। आला उदल ने कहा मरने दे रहे, अपना क्या लेना है, थोड़े दिन पहले लिचड़ अपने से लड़ रहा था, अब अगले को जरूरत पड़ी है तब अपने को बुला रहा है, वरना तो अपने कोई भी पूछ वहां पर। आला उदल ने कहा भाई नहीं आ रहे। ये बात आला उदल की माता को पता चलती है कि महोबा पर आक्रमण होने वाला है, लेकिन आला और उदल को बुलाया गया, फिर भी वो जा। आला उदल की माता उन्हें बुलाती और बुला के कहती है कि यह समय आपस के मतभेदों को भुलाने का है, यह समय आपस में लड़ने का नहीं, यह समय दुश्मन को जवाब देने का है। जब तुम्हारी मातृभूमि पर, तुम्हारी जो जन्मभूमि है, वहां पर दुश्मन अटैक कर रहा है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम जाओ, तुम्हारे राजा का साथ दो, तुम्हारी मातृभूमि की रक्षा करो। उनका माता तुम्हारी सारी बात सही है, पर वो परमार्दिदेव चंदेल भी तो हमारा दुश्मन ही है, उसने हमें निकाल दिया था, उसकी सहायता करने के लिए क्यों जाए? उसने वापस कहा। एक बार कौरवों को दुश्मनों ने पकड़ लिया। किसको? दुश्मनों ने पकड़। कुंती पांडवों को कहती है कि जाओ कौरवों को बचा कर लाओ। भीम थोड़े गुस्सेल थे, भीम ने कहा माता कुंती कितनी भोली भी मत बना करो, ये कौरव डेली वो तरीके देखते रहते हैं कि हमें कैसे मारा जाए, वो तरीके अपनाते हैं, कभी आग में जलाने का प्रयास करते हैं, कभी पानी में डुबोने का प्रयास करते हैं, कभी युद्ध में मारने का प्रयास करते हैं, कभी सोते हुए मारने का प्रयास करते हैं, और तुम कहती हो कि कौरवों को हम बचा कर लाएं, अच्छा है दुश्मन मार दे और ही ठीक रहेगा। कुंती ने कहा नहीं भीम, जब तुम आपस में लड़ते हो तो कौरव 100 है और तुम 5 हो, पर जब कोई तीसरा लड़ता है तुम 105 हो। तुम कितने हो? इसलिए जब भी तीसरी शक्ति आपसे लड़ती हो तब आपस के अंदर कभी भी लड़ना
और ये अब तक अपने मान्य सिद्धांत है। इसलिए गांव में जब भी भाई भाई लड़ते हैं कोई छुड़वाने नहीं जाता, किनका क्या भरोसा, एक हो गए तो आपस में लड़ रहे। और कई बार होता है कोई तीसरा पंचायती करने आता हो, भाई कहते हैं भाई साहब रवाना हो, तेरे कुटेंगे हम पकड़ के, हमारी लड़ाई है, तू कौन है इसके अंदर पंचायती करने वाला। तो जब भी तीसरे पक्ष से लड़ाई हो तब हमेशा आपस के मतभेदों को भुला देना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि हम पुरानी कहानियों से या तो सीखते नहीं है या आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए अब भी जब कभी चीन के साथ अपने डिस्प्यूट होते हैं, पाकिस्तान के साथ अपने डिस्प्यूट होते हैं, अपने देश के अंदर ही कोई मजे ले लेता है, मजा आ गया चीन ने कब्जा कर लिया, कुछ क्यों होना है। हो सकता है किसी सरकार से आपकी बनती नहीं, हो सकता है किसी पार्टी से आपकी बनती नहीं, हो सकता है किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आपकी बनती, पर जब तीसरे के साथ मामला है तब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जब वो तीसरा चला जाएगा तब इनकी धज्जियां उड़ा देंगे हम। इसी प्रधानमंत्री को, इसी पार्टी को, इसी सरकार को हम नाको चने चबवाएंगे। हम इसके खिलाफ जितना गलत बोलना उतना गलत बोलेंगे, जो जो कमियां वो उजागर करेंगे, डेली इनके खिलाफ बोलेंगे हम। पर जब तीसरा लड़ रहा है तब आपस के मतभेद सामने आने नहीं चाहिए ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अलाउद्दीन वाली कहानियां ये सिखाती है। और कभी आप नोटिस करना, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। हमने सेनापतियों के नाम याद किए, गोरा और बादल, युद्ध हार गए थे वो, है ना। नहीं पता रतन सिंह कैसे लड़े, क्या लड़े, अलाउद्दीन खिलजी को लोग जाने नहीं जाने, गोरा बादल के गीत गाए जाते हैं। हम जेता कुंपा को याद करते हैं, मर गए थे वो। हम अलाउद्दीन को याद करते हैं जबकि हार गए थे। हमारी संस्कृति ने उन लोगों को याद नहीं किया जो विजेता है, हमने उनको अधिक महत्व दिया जिन्होंने संघर्ष किया। जब आप लड़ोगे तभी तो पढ़ोगे। कोई लड़े ही ना, कोई सरेंडर ही कर दे, पढ़ने का मतलब ही पैदा नहीं है ना। वो क्या है, एक है ना कोई लाइन भी है ना कि वो सहसवारी गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिलेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। है ना। अरे तालियां नहीं बजानी। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने पूरा ध्यान किस पे कर दिया। आपको एक को भी ये समझ में नहीं आया, पर आप लगा बोला तो जोरदार है। आपका जो बोलने का तरीका था, और तरीका हो भी नहीं, आप सर हो, आपने बोला है, इतना तो कम से कम बनता है, तालियां तो बजा ही सकते हैं आपके लिए। सहसवारी गिरेंगे मैदान जंग में, कि मैदान के जंग में वही गिरेगा जो घोड़े पर बैठा है। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो घुटनों के बल ही चल रहा है उसके गिरने की कोई संभावना है ना। तो हमेशा संघर्ष ज्यादा जरूरी है। आप जब लड़ते नहीं हो, आप आरएस का पेपर दोगे तभी तो फेल होगे। कोई दे ही ना तो उसके फेल होने की संभावना है क्या, है ना। कि भाई एक आपने एग्जाम दिया, या तो आप पास है या आप फेल है। एक जिसने एग्जाम ही नहीं दिया उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना, है ना। हम पहले कई बार सोच लेते हैं ऐसा हो जाएगा तो के तो कोई इलाज। हमारे हाथ में क्या है, संघर्ष करना। हमारे हाथ में क्या है, जो है उस पर काम करना। वो क्या है कि आरएस का पेपर है, हम जिसकी तैयारी करें उस एग्जाम की तैयारी है। यदि पास हुए तो भी याद किए जाएंगे, फेल हुए याद फिर भी किए जाएंगे। हमने बड़ा लक्ष्य उठाया, हमने छोटा मोटा लक्ष्य ही नहीं उठाया। दिलीप सर कहते हैं अपराध छोटा सोचना है, कि हम जब छोटे सोच ही लेते हैं कि भाई यही करना है, कई बार आदमी खुद ही कह देता है आरएस नहीं होगा, छोटा मोटा कुछ ना, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाएगा, तो 20-25 हजार की कहीं पर नौकरी लग जाए। जब बंदा सोचता ही नहीं है तो बनता भी। आप पहले तो इस बात पर खुश रहा कीजिए हमेशा कि आपने बड़ा सोचा। दूसरा, इस बात पर खुश होया कीजिए कि उस बड़े सोचने को क्रियान्वित करने की भी सोची, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। कई बार आदमी सोचता तो रहता है बेटा बेटा कि करोड़े आ जाए ना मेरे पास लेकिन केवल सपना देखता है, वैसा करता आप न केवल सोच रहे हैं बल्कि उस पर या तो अपने पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे या अलाउद्दीन होंगे। अलाउद्दीन होंगे तो भी कम से कम याद तो किए जाए, संघर्ष तो याद किया जाएगा। कल पढ़ेंगे बाकी।